हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, हमने रिवीजन सीरीज़ का ये अगला लेक्चर करना है। तो आज हम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा चल रहा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हमने देखा, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बच्चों, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दो टॉपिक पढ़ेंगे मेनली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको मैं यहाँ पर एक और टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो होता है डायपोल। तो डायपोल हम पढ़ेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर समझने की ये है कि हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कवर करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वर्क पावर एनर्जी वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने कुछ बातें सीखी, तो उन बातों का एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊँगा क्योंकि वो रिलेटेड हैं। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी। पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो माइनस ऑफ कंजर्वेटिव वर्क होता है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ W कंजर्वेटिव। दूसरा पॉइंट, F कंजर्वेटिव जो होता है वो माइनस DU अपॉन DR होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो U क्या है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो DU हो जाता है वो माइनस ऑफ F कंजर्वेटिव डॉट DR हो जाता है। और F और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों वर्क होता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ इसका मतलब कि जो DU है यानी कि चेंज इन एनर्जी है वो W एक्सटर्नल के बराबर या फिर माइनस ऑफ W कंजर्वेटिव के बराबर होता है। तो अगर आपको ये बातें याद हैं तो ये आपको काम आएंगी अभी इस टॉपिक में। तो बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या, मान लो कि इनिशियली आपका सिस्टम इस तरीके से था, इधर Q1 चार्ज था, इधर Q2 चार्ज था, दोनों के बीच में R1 सेपरेशन था। फाइनली आपने क्या किया, ये जो Q2 और Q1 थे इनको आपने दूर कर दिया और ये R2 सेपरेशन कर दिया, बढ़ा दिया आपने सेपरेशन। तो अब ऐसा करने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, देखो U2 माइनस U1 आएगा, K Q1 Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 के बराबर, ठीक है। अब देखो बच्चों, मान लो कि अगर आपने जो R1 है वो तो R है, मतलब मान लिया इनके बीच में सेपरेशन R था, लेकिन जो R2 है अगर वो आपने इनफाइनाइट कर दिया तो क्या होगा। देखो, अगर आपने R2 को इनफाइनाइट कर दिया मतलब आप इनको इनफाइनाइटली दूरी पर ले गए तो फिर इनकी पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम जीरो मान लेंगे क्योंकि इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको जीरो लेके चलेंगे, ठीक है। और आपकी जो U1 है वो तो U रहेगी। तो बच्चों, यहाँ पर जब आप R2 और R1 की वैल्यू डालोगे तो आपको K Q1 Q2 अपॉन R मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया वो K Q1 Q2 बाई R निकल के आया, लेकिन कब, जब आप उनका अल्टीमेट सेपरेशन इनफाइनाइट मान रहे हो, ठीक है, तब है, ओके। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर मोर देन 2 चार्जेस के लिए क्या होती है। Q1 Q2 Q3 आपके 3 चार्जेस हैं, R1 R2 R3 इनके बीच का सेपरेशन है। तो बच्चों, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो कितने सिस्टम हैं, एक Q1 और Q2 के बीच में पेयर है, एक Q1 और Q3 के बीच में, एक Q2 और Q3 के बीच का पेयर है। तो बच्चों, आपने सारे, क्योंकि देखो जो एनर्जी है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो आप उसको सिंपली ऐड कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है या फोर्स की तरह नहीं है कि आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी स्केलर है तो सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। K Q1 Q3 अपॉन R1, K Q1 Q3 अपॉन R1, तो K Q1 Q2 अपॉन R3 होगा, Q2 Q3 अपॉन R2 हो जाएगा। तो मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो U सिस्टम जब भी हमें निकालना है तो सबको हम ऐड कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर आपको अगर ये जानना है कि नंबर ऑफ पेयर क्या होंगे, जो भी आपने फिगर लिया है उसके अंदर नंबर ऑफ पेयर क्या होंगे, तो वो होते हैं n-1 अपॉन 2, जहाँ पर n की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ चार्जेस होती है, ठीक है, n-1 अपॉन 2। तो n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये हो गया कि जैसे अभी जो फिगर देखा था वो ट्राइंगल का था, तो इसमें ट्राइंगल में कितने चार्ज थे, 3 थे। तो 3 अगर यहाँ डालोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 4 डालोगे तो ये आपका 6 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप 4 का सिस्टम लोगे तो 6 पेयर कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे हम एक स्क्वायर लें या रेक्टेंगल लें तो 4 तो पेयर एज इट इज साइड वाले हो गए, लेकिन 2 डायगोनल के भी पेयर हो जाते हैं, तो वो 6 हो जाते हैं टोटल मिला के। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि -3 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम का दूसरा है और 2 सेंटीमीटर का इनके बीच में स्पेस है, ठीक है, सेपरेशन है। तो आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है।
तो क्या होती है k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सारी वैल्यू डाल देंगे, k की एज इट इज, Q1 की -3 डालेंगे। ध्यान रखना क्योंकि ये स्केलर है तो इसीलिए माइनस और प्लस एज इट इज आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर एज विद सिंबल वैल्यू डाली जाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। जो अभी तक हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने फोर्स देखा था, ठीक है, जो पिछला लेक्चर था, लेकिन हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका फोर्स था उन दोनों में सिंबल नहीं लिए थे, उन दोनों में केवल हमने मैग्नीट्यूड लिया था, क्योंकि डायरेक्शन तो हम अलग से सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। जो हम वेक्टर खेल रहे थे, 60 डिग्री का एंगल, 120 का डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, वो सब क्या था, वो सब वेक्टर सम था, या फिर आप कह सकते हो डायरेक्शन की वजह से तो था। तो बच्चों लेकिन आपके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आपको सिंबल फॉर्मूले के अंदर लेने हैं। तो चार्जेस विद सिंबल यूज होते हैं। तो Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच में सेपरेशन का आपने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से निकल जाएगा। ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज विल बी यूज्ड विद देयर साइन, ठीक है, उनके साइन के साथ में यूज होंगे, प्लस और माइनस के साथ में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एग्जाम्पल में आपने Q 3 चार्ज लिए, सेपरेशन है इधर R और इधर R, ठीक है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों के देखो, एक पेयर आपका ये वाला हो गया KQ स्क्वायर अपॉन R, एक पेयर ये वाला हो गया KQ स्क्वायर अपॉन R, और एक लास्ट और पहला वाला पेयर हो गया, तो उनके बीच में सेपरेशन R प्लस R यानी कि 2R है, तो KQ स्क्वायर अपॉन 2R है ना, आसान। अब मान लो ये है, तो यहाँ पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q और माइनस Q एक पेयर हो गया, माइनस Q और Q दूसरा पेयर हो गया, और वो वाला Q और ये एंड वाला Q भी एक पेयर हो गया। तो आपका अगर आप यहाँ देखें तो Q और माइनस Q मतलब माइनस KQ स्क्वायर अपॉन R/2, ठीक है। तो ये 2KQ स्क्वायर अपॉन R कैसे आया, R अपॉन 2 लिखा था, तो जो अपॉन में 2 था वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब इधर देखो, इन दोनों के बीच में भी वही मैंने KQ स्क्वायर अपॉन R/2 लिखा, 2 ऊपर चला गया। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक प्लस है तो एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाता है। इसको देखो, लास्ट वाला और फर्स्ट वाले के बीच में कितना सेपरेशन है, R/2 प्लस R/2 मतलब टोटल R सेपरेशन है, तो KQ स्क्वायर अपॉन R बन जाता है। अब यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, तो 3 पेयर बन रहे हैं, तो ये 3KQ/R स्क्वायर हो गया, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखें तो। अगला है आपका Q R, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर वही वाली बात है, आपको नंबर ऑफ पेयर फाइंड आउट करने हैं। तो हमारी ट्रिक के हिसाब से नंबर ऑफ पेयर अगर आप निकालोगे तो ट्रिक क्या थी, n(-1/2), तो हमें एक बार नंबर ऑफ पेयर पता चल जाएगा ना, तो क्वेश्चन में गलती नहीं होती है, ठीक है। तो n की वैल्यू मतलब चार्ज की वैल्यू, जो 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो बच्चों हमें टोटल 6 पेयर मिलेंगे। अब कौन कौन से मिलेंगे, देखो ये वाले जो साइड वाले हैं वो तो 4 हो ही जाएंगे, एक ये और एक ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन 2 और इसमें छुपे हुए हैं, जो कौन से हैं, जो आपके ये डायगोनल वाले हैं। तो टोटल आपके 6 पेयर हो गए, ठीक है। तो जो साइड वाले पेयर हैं उनके बीच में तो KQ स्क्वायर अपॉन R टाइम 4 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों सारे के सारे सेम सेपरेशन है, सेम चार्जेस है, तो KQ स्क्वायर अपॉन R हो गया। तो आप क्योंकि वो 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो डायगोनल वाले हैं सेपरेशन कितना है स्क्वायर का, R√2 है, तो 2KQ स्क्वायर अपॉन R√2 आपने कर दिया, ठीक है। 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 डायगोनल हैं, तो एक का निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ गया, है ना आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या काम है। देखो, टू कैलकुलेट मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज और टू मेक अ कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन को बनाना है या फिर आपको चेंज करना है, ठीक है। अब कैसे इसको प्रैक्टिकली करेंगे अभी बताता हूँ। तो मिनिमम एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मतलब देखो क्या हुआ, आपका एक सिस्टम था, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी। कॉन्फ़िगरेशन चेंज का मतलब है, मान लो ट्राइंगल था, उनकी साइड ए थी, आपने 2a कर दी, तो आपने सिस्टम बड़ा कर दिया, है ना, उसका साइज बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पर जो आपने जो साइज बढ़ाने में वर्क किया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम जो चेंज निकालते हैं इनिशियल और फाइनल के बीच में, वही हमारा वर्क के बराबर होता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी। मान लो फॉर एग्जांपल आपका पहले ये इनिशियल
सिस्टम था, क्यू 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 आपके रखे हुए थे, आपने बीच वाला क्यू उठाया, पकड़ के उसको नीचे खींच दिया। तो बच्चों ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल है। आपने क्यू को पकड़ के नीचे खींच दिया और आपने कितना नीचे खींचा, आपने आर डिस्टेंस नीचे खींचा, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको एक्सटर्नल वर्क निकालना है ये करने के लिए, डब्ल्यू एक्सटर्नल मिनिमम निकालना है। तो वो क्या होता है, वो डेल्टा यू होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पर कैसे करोगे, देखो आपको क्या करना है, वर्क होता है डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्वेश्चन क्या था कि आपको एक्सटर्नल वर्क फाइंड आउट करना है, मिनिमम एक्सटर्नल वर्क कितना चाहिए इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए। तो बच्चों आपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ले ली, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो एक पेयर ये, तो दो पेयर हो गए, तो 2kq²/r प्लस एक पेयर आपका एंड और फर्स्ट वाला यानी कि kq²/2r, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब बात करते हैं फाइनल की। तो बच्चों आपने क्या किया, आर को उठा के आप इधर ले आए और आर सेपरेशन नीचे लेकर आए। तो बच्चों ये भी आर था, ये भी आर है, तो ये आपका r√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अब यहाँ पर तो चार्ज है नहीं, तो पेयर आपका ये वाला बनेगा बच्चों, और इधर ये वाला बनेगा। तो अब यहाँ पर देखें तो kq² डिस्टेंस है r√2, तो आपने क्या किया kq²/r√2। तो ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दो पेयर बन रहे हैं। लेकिन आप अगर गौर करें तो एक ये वाला भी तो है, तो ये 2r का सेपरेशन है, तो kq²/2r हो जाएगा। तो बच्चों जो वर्क डन है वो डेल्टा यू यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर आएगा। आप फाइनल में से इनिशियल घटा दो, तो आपका जो आंसर है वो 2kq²/√2r माइनस 2kq²/r बचेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो आपस में कटी जाएंगी, ठीक है। तो आपका 2kq²/r 1/√2 - 1 आपका आंसर मिलेगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से कर लिया हमने, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और सारी बातें क्लियर है तो। अब है अगला क्वेश्चन, वही ट्रायंगल वाला एग्जांपल कि आपने एक ट्रायंगल लिया आर आर आर, आपने साइड ली और आपने क्या किया, डबल कर दिया उनकी साइड्स को। तो आपको मिनिमम एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, चलो देखो, आपने यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है, ठीक है। तो यू इनिशियल क्या है, अगर आप गौर से देखें तो यू इनिशियल क्या होगा, 3 आपके पेयर बन जाएंगे kq²/r के, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3kq²/r आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। जबकि आपने जब फाइनल बनाया तो 2r सेपरेशन है, यानी कि kq²/2r, तो ये तो एक का हो गया, तो कितने पेयर हैं टोटल, 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका इनिशियल हो गया 3kq²/r, जबकि ये हो जाएगा 3kq²/2r, क्योंकि आपने सेपरेशन को 2r कर दिया है। तो फाइनल में से इनिशियल घटा दो, तो आपने घटाया, आपको मिलेगा 3kq²/2r, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका हो चुका है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आते हैं और बाद में दोनों रिलेट भी करेंगे, आपको बताऊंगा किस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके से मैं आपको देसी भाषा में बताऊं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, लेकिन स्केलर फॉर्म में। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्केलर फॉर्म इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना अमेजिंग, ठीक है। लेकिन चलो एक किताबों वाली भाषा देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinity to that point along any arbitrary path, ठीक है। तो आप उसको पोटेंशियल बोला जाता है, और इन्फानाइट पर पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या बोला गया, ये बोला गया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, आप एक टेस्ट चार्ज को उठा के एक पॉइंट तक ला रहे हो, तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा, किसके खिलाफ वर्क करना पड़ेगा, आपने एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, उसके खिलाफ आपको वर्क करना पड़ेगा उस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझे तो मान लो ये हमारा एक सोर्स चार्ज था +q, ठीक है, इसका एक फील्ड होगा चारों तरफ। अब क्या किया आपने, एक q0 एक टेस्ट चार्ज था, उसको आप इन्फानाइट से उठा के लाए, और क्योंकि इन्फानाइट पे पोटेंशियल 0 होता है तो मैं 0 लेके चल रहा हूँ, आप उठा के लाए पॉइंट P तक, तो यहाँ पर आप उसको सेटल कर रहे हो। अब आपने कुछ वर्क किया इसको यहाँ तक लाने के लिए। वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको इसके खिलाफ फील्ड में जाना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये आर सेपरेशन है। तो बच्चों यहाँ पर जो पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, वर्क डन जो किस में लगा है, इन्फानाइट से पॉइंट P तक लाने में, डिवाइड बाई Q0, W/Q0 इज दी पोटेंशियल, ठीक है। चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है Vp - V इन्फानाइट।
वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मतलब वी पी माइनस वी इन्फानाइट, जो W अपॉन क्यू नॉट के बराबर है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा W अपॉन क्यू नॉट, यही तो देखा था हमने। तो कहीं ना कहीं हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही देखा था, वी पी माइनस वी इन्फानाइट। वो अलग बात है कि हमने वी इन्फानाइट 0 मान लिया था, तो हमने इसको हटा दिया था, तो इसीलिए हमने वी पी की वैल्यू W अपॉन क्यू नॉट लिखी थी। तो बच्चों एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जो ये है ये पोटेंशियल डिफरेंस है और जो ये है ये पोटेंशियल है। तो आपको एक बात समझ आ रही होगी क्या, कि पोटेंशियल इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव क्यों है? क्योंकि आप इन्फानाइट पर 0 मान के चल रहे हो तब पोटेंशियल आ रही है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज अ एब्सोल्यूट टर्म, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ मान नहीं रहे हो, जहाँ पर जो है वही दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको अंतर समझ में आना चाहिए। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही डेवलप होगा। पोटेंशियल डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, और पोटेंशियल, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन है तो पोटेंशियल आपका घटता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये चार्ज Q है, तो इसका पोटेंशियल आगे की तरफ रहेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हाई है और आपका यहाँ से इस तरीके से इसका डेवलप हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो किस पॉइंट पर होगा? बी पॉइंट पर ज़्यादा होगा ए के कंपैरिजन में, क्योंकि हमने अभी भी सीखा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वैसे वैसे आपका पोटेंशियल कम होता जाता है, मतलब वी भी ज़्यादा होगा वी ए के कंपैरिजन में। अब इधर देखो इस वाले एग्जाम्पल को, इधर माइनस चार्ज था तो आपका पोटेंशियल अंदर की तरफ होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। और हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में डेवलप होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका इधर पॉइंट ए ज़्यादा होगा और बी पर पोटेंशियल कम होगा। और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो आपका पॉइंट ए पर ज़्यादा होना था, पॉइंट बी पर कम होना था। ठीक है, तो आई होप आपको बात क्लियरली समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो ये देखो बच्चों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट की तरफ है, मतलब इधर आपका हाई पोटेंशियल रहा होगा, इधर आपका लो पोटेंशियल रहा होगा, तभी तो डेवलप हुआ है इस तरीके से फील्ड। और हमें क्या पता है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि किस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और मतलब रिलेशन क्या होगा चारों के पोटेंशियल में। तो बच्चों यहाँ पर आप वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है, डी पर सबसे कम होगा और ए पर सबसे ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है बी और सी की, तो बी और सी एक ही जगह पर आ रहे हैं, मतलब इन दोनों का तो बराबर है, लेकिन वो ए से तो कम है और डी से ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका वी बी और वी सी वी डी से ज़्यादा है। ठीक है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या निकल के आया, W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो बच्चों W एक्सटर्नल हमने देखा ही था, माइनस W कंजर्वेटिव के बराबर था, तो आप लिख सकते हो माइनस W कंजर्वेटिव अपॉन क्यू नॉट। और W कंजर्वेटिव किसके बराबर था, याद करो, माइनस W कंजर्वेटिव डेल्टा U के बराबर था, तो आप डेल्टा U अपॉन क्यू नॉट भी लिख सकते हो। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट समझ आ रहा है, डेल्टा B और डेल्टा U में रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस आपका, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारा क्यू नॉट है। तो आप यहाँ से रिलेशन भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है बच्चों दो तरीके से हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो फिर ऐसे केस में पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रल ई डॉट डी आर से। ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक लिमिट लगा दो, माइनस आएगा बाहर। तो बच्चों अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका तीनों कंपोनेंट गिवन हो, आई कैप, जे कैप, के कैप, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। ठीक है, और जो डी आर है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, तो यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ये ई डॉट डी आर है, तो ई एक्स डी एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रल ई वाई डी वाई, और इधर माइनस इंटीग्रल ई जेड डी जेड। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा वी आ गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ गया। ठीक है, तो आई होप लिमिट आपकी इनिशियल टू फाइनल है, तो आई होप आप इस बात को क्लियरली समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। कैसे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस डेल बी अपॉन डेल आर होता है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपको ई एक्स निकालना है, ई एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्स की डायरेक्शन में निकालना है, तो आप डिफरेंशिएशन डेल्टा एक्स से करोगे, ठीक है, और फिर वाई और जेड को कांस्टेंट मान लोगे, है ना। अगर आपको y में निकालना है तो डेल बी अपॉन डेल वाई कर दोगे, तो फिर आपको x और z को कांस्टेंट मानना है। अगर आप ई जेड को निकालना चाहते हो तो माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड करोगे और फिर आपको x और y को कांस्टेंट करना है। अब आप कहोगे सर आप ये क्या बता रहे हो, ये आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के थ्रू, डोंट वरी। तो देखो मतलब डिफरेंशिएशन करना है आपको, जो भी पोटेंशियल दे रखा है उसमें x का डिफरेंशिएशन कर देना, y और z कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप है, तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की फॉर्म में क्या आएगा, माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई जे कैप एंड माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड के कैप। तो हमने दोनों फॉर्म में देखा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो भी हमने देखा, और अगर पोटेंशियल गिवन है तो भी हमने देखा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अच्छा, अब एक और बात, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो ये होता है के क्यू अपॉन आर के बराबर, ठीक है। जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, लेकिन ये क्या है, के क्यू अपॉन आर, यानी कि पोटेंशियल आपका केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज, क्योंकि आप देखो कैपिटल क्यू आ रहा है, स्मॉल क्यू नॉट मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब पोटेंशियल के बारे में बेसिक बातें, पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट क्या है, जूल पर कूलम यानी कि वोल्ट, सीजीएस यूनिट अर्ज पर स्टेट कूलम या स्टेट वोल्ट, ठीक है, और 1 स्टेट वोल्ट में 300 वोल्ट होते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चों, ml2t-3a-1। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात आपको क्लियर हो रही होगी, ये सीजीएस है, ये एसआई है, मतलब क्या हो कि सीजीएस यूनिट एसआई से ज़्यादा है यहाँ पे, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम यहाँ पर पोटेंशियल की जो भी एस्पेक्ट हमने अभी समझे हैं उनको क्लियर करते हैं। पहला है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रो कूलम इज 9 वोल्ट, ठीक है। एट अ पॉइंट देन कैलकुलेट दी सेपरेशन बिटवीन देम। आपका पॉइंट चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है वो 3 माइक्रो कूलम का पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से 9 वोल्ट है, तो आपको सेपरेशन कैलकुलेट करना है। तो बी के क्यू बाई आर होता है, पोटेंशियल 9 है, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 3 माइक्रो कूलम, तो 3 × 10⁻⁻6 कर दिया, तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो 3 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर क्या होगा अगर वी इन्फानाइट 0 है, मतलब अगर इन्फानाइट पर पोटेंशियल आपका 0 है तो आपको कैलकुलेट करना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर क्या होगा। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर है, पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल क्या होता है, डेल्टा बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर, इनिशियल टू फाइनल लिमिट थी, याद करो बताया था। तो यहाँ पर ई की वैल्यू डाल दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इनिशियल पॉइंट क्या है, आप पॉइंट जो चार्ज है उसको इन्फानाइट से किसी पॉइंट पी तक लेके जा रहे हो, आर डिस्टेंस दूर तक, है ना, तो इन्फानाइट से आर तक ले गए, तो ये के क्यू बाई आर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो के क्यू बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो आर -2 हो जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन करोगे -2 में +1 ऐड करोगे, डिवाइड बाई -2 +1 करोगे, मतलब इंटीग्रेशन कर दो, बेसिक सी चीज़ है, तो के क्यू बाई आर आ जाएगा, ठीक है। अगला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाई एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो अगर पोटेंशियल एट पॉइंट 1,1,1 इज 10 वोल्ट, अगर आपका जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है 1,1,1 पे, तो आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल 3,3,3 पर क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक तरीके से आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, 1,1,1 पे पोटेंशियल दे रखा है, 3,3,3 तक आपको जाना है, तो वहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो याद करो मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आपको वही चीज़ यूज करनी है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप फाइनल 3,3 पर जा रहे हो, इनिशियली आप 1,1,1 पे थे, तो मैंने क्या बताया था, इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ई वाई डी वाई माइनस इंटीग्रल ई जेड डी जेड, और क्या बताया था, इनिशियल टू फाइनल लिमिट लगानी है। तो बच्चों आप हर डायरेक्शन में देखो, x में आप 1 और 3 पर ही जा रहे हो, तो आप 1 से 3 चले गए, y में भी 1 और 3 पर हो, z में भी 1 और 3 पर हो, तो आपने 1 3 1 3 तीनों में लिमिट लगा दी, क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस
एक्सेस में जितने पर जा रहे हो वही तो लगाओगे। अब क्योंकि तीनों मैंने सेम ले ली तो यहाँ पर तीनों सेम हो जाएंगी। अगर अलग अलग होती तो फिर एक्स की एक्स में लगाते, वाई की वाई में लगा देते, जेड की जेड में लगा देते। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों की फॉर्म में दिया है तो सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया था ना, इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स वाला, तो आप यहाँ पर ई एक्स की वैल्यू रख दो। याद करो ई एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ई एक्स है वो एक्स वाला कंपोनेंट, ई वाई हमारा वाई हो गया, ई जेड हमारा जेड हो गया। सीधी सी बात है, क्योंकि ई एक्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, है ना, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं, तो एक्स वाई और जेड आपने वैल्यूज रख दी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 से 3 लिमिट हो गई। इधर इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो ये लिमिट हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, तो आपको b 3,3,3 माइनस 10 कहाँ से आया, देखो ये जो वैल्यू थी वो आपको गिवन है। याद करो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि अगर पोटेंशियल एट पॉइंट 1,1,1 इज 10 वोल्ट, यानी कि आपको पोटेंशियल गिवन था 1,1,1 पे, तो आपको 3,3,3 पे निकालना था, ठीक है। तो आपने v 3,3,3 पे निकाला, माइनस 10 ये रहा, इधर आपका माइनस 12 वोल्ट है तो 10 उधर आ जाएगा। 12 कहाँ से आया, आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये 12 निकल के आ रहा है माइनस का, तो माइनस 10 आपका इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये माइनस का 2 वोल्ट बचेगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनल पोटेंशियल आएगा वो माइनस का 2 वोल्ट निकल के आएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्राई कर पाएंगे। सीधे आपने पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो आपने माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड कर दिया इंटीग्रल में, और लिमिट लगा दी इनिशियल टू फाइनल, एक्स में जितना जा रहे हो, वाई में जितना जा रहे हो और जेड में जितना जा रहे हो। तो है बहुत आसान, बस आपको प्रैक्टिस की नीड है। अगला है, अब आपको पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी है। देखो मैंने आपको दो ही तो बताया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है तो आप वैसे कर सकते हो जो मैंने सॉल्व कराया, लेकिन अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। 1,1,1 पर पूछा है तो पोटेंशियल निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला याद करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन था, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1,1,1 का मतलब क्या है कि आपको एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में पूछा है। तो बच्चों जो ई एक्स होता है वो माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स होता है, ठीक है। तो आपने v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या बताया था, जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z को कांस्टेंट ले लेना है। मतलब आप x के साथ में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और z कांस्टेंट हो गए, तो x से x हट जाएगा तो केवल इधर y बचेगा। क्योंकि y और z दोनों ही कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। zx में z कांस्टेंट है, x हट जाएगा, केवल z बचेगा, तो ये आपका बचा। अब बच्चों ये माइनस वाई प्लस जेड के बराबर है, और x, y और z तीनों की वैल्यू 1,1,1 है, तो मतलब y भी 1 है, z भी 1 है, तो ये -2 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया x में। अब y में निकाल लो, तो फिर से माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई कर दिया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया। अब मैंने क्या बताया था, जब आप y के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो आपको x और z को कांस्टेंट लेना है, तो आपने y के साथ डिफरेंशिएट किया तो आपने x को कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। इधर आपने z को बाहर निकाल लिया क्योंकि आपका x कांस्टेंट है और आपका z कांस्टेंट है, ठीक है। y तो हट ही जाएगा, और इधर zx में ये पूरा ही 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस जेड प्लस 0, ये x बचेगा, इधर से आपका z बचेगा, और इधर ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि x और z की वैल्यू 1 और 1 रख दोगे। अब इधर देखो जो ई जेड होता है वो माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड है, तो पोटेंशियल की वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख दोगे। तो अब देखो बच्चों, आप जेड के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो जेड के रेस्पेक्ट में जब निकालोगे तो आपका एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपका एक्स और वाई दोनों 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आपने 0 कर दिया। डेल्टा जेड का करोगे तो जेड तो आपका हट ही जाएगा, केवल वाई बचेगा, और जेड एक्स का करोगे तो जेड हट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। अब वाई और एक्स की भी वैल्यू 1 1 है, तो आपने 1 1 पुट करी तो -2 न्यूटन पर कूलम, यानी कि ई एक्स, ई वाई और ई जेड तीनों की वैल्यू आपकी -2 -2 -2 आई है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखूंगा फिर,
मैं लिख सकता हूँ -2i कैप -2j कैप एंड -2k कैप। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इन अंडर रूट करूंगा और इन सबका स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, तो 4 यानी कि 2√3 न्यूटन पर कूलम मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो अगला है, अगर आपको पोटेंशियल दे रखा है x² y² z एंड z² x, ठीक है, तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना है ऑन 2 माइक्रो कूलम विच इज प्लेस्ड एट 2,2,2। तो क्या समझ में आया, यहां पर आपसे बोला है कि आपको पोटेंशियल दे रखा है तो फोर्स कैलकुलेट करो। याद करो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो आप चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हो। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, -∂V/∂x -∂V/∂y और ∂V/∂z कर दो। अलग अलग कंपोनेंट आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, उनका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलो तो पोटेंशियल अब की बार स्क्वायर में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकाल लेंगे और फोर्स Q × E होता है। तो Q की वैल्यू तो 2 माइक्रो कूलम है, बस E की वैल्यू पता करनी है। देखो कैसे करेंगे, -∂V/∂x मारा, V की वैल्यू x² y y² z और z² x गिवन है। जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो बच्चों आप x का जब करोगे तो 2x हो जाएगा और y तो हट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मतलब 2xy हो जाएगा ये, और जो y² z है ये दोनों ही कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और इसका करोगे तो x से x हट जाएगा, 2z आपका z² बचेगा। तो यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करोगे x और y की और z की, क्या है x और y और z की वैल्यू, अगर आप गौर से देखें तो 2,2,2 है, x y और z तीनों ही 2 हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो 2 और 2, यानी कि आपका 2 × 2 = 4 2 = 8 और ये आपका 4, यानी कि टोटल आपका -12 न्यूटन पर कूलम हो गया। अब इसको देखो ई वाई क्या होगा, ई वाई यहाँ पर बच्चों फिर से इसका डिफरेंशिएशन करोगे y के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि y आपका हट जाएगा, तो इधर x² बचा, इधर y² z है, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये 2yz हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि z² और x दोनों ही कांस्टेंट होंगे, जब y के साथ कर रहे हो तो x और z दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो ये इनके साथ तो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो आपने वैल्यू रख दी, क्योंकि x y और z तीनों की ही वैल्यू आपकी 2,2,2 दे रखी है, तो इधर भी 2 रखा, इधर भी 2 रखा, इधर भी 2 रखा, तो ये -12 न्यूटन पर कूलम है। अब Ez निकालो, जब हम Ez निकालेंगे तो ∂V/∂z कर देंगे, मतलब x और y को कांस्टेंट कर देंगे। तो बच्चों आपने जब x और y को कांस्टेंट किया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, तो पहला 0 आ गया। अगला z हट जाएगा, केवल y² बचेगा। अगले में आपका z में जो 2 है वो बाहर आ जाएगा और x आपका कांस्टेंट रहेगा, तो 2zx हो जाएगा। अब y और z और x तीनों की वैल्यू 2,2,2 है, तो इधर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, इधर 2 × 2 × 2 यानी कि आपका 2 2 = 4 × 8 + 4 यानी कि -12, तीनों में -12 और -12 आया। तो अब यहाँ पर जो E है वो क्या होगा, -12i कैप -12j कैप एंड -12k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इन सब का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो ये 12√3 हो गया। तो फोर्स निकालना था, Q × E कर दिया, Q की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम थी, E की वैल्यू 12√3 है, तो ये 24√3 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन हो गया। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम पर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने फोर्स में और फील्ड में देखा था वैसे ही है, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल आपका स्केलर है तो वो एज इट इज जुड़ जाता है, उसमें कोई वेक्टर नहीं देखना, हमें कोई डायरेक्शन नहीं देखनी। तो बच्चों ये मान लो आपके 3 सोर्स चार्जेस हैं, ठीक है, और आपका ये एक टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है, तो ये पॉइंट P है, तो R1 R2 R3 सेपरेशन है, तो आपको पूरा सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो बच्चों जो VP होगा यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा, वो क्या होगा, सीधे सीधे ऐड कर दो, इसमें कोई डायरेक्शन का लोचा ही नहीं है। KQ1/R1 KQ2/R2 KQ3/R3, तो ये विद साइन और आएगा, ध्यान रखना विद साइन, ठीक है, ये प्रॉपर विद साइन आएगा क्योंकि आप स्केलर की बात कर रहे हो, नॉट ऑफ वेक्टर। तो अगर चार्जेस आपके सेम होंगे तो आप सीधे सीधे KNQ/R कर सकते हो। ठीक है, मतलब NQ क्या है, जैसे मान लो 3 सेम चार्जेस हैं तो 3 KQ/R कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो बच्चों ये यहाँ पर चार्जेस के साथ आते हैं, है ना, ध्यान रखना कोई डायरेक्शन का लोचा नहीं है क्योंकि ये स्केलर है ना। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करके देखते हैं।
मान लो आपका ट्राइंगल है, पॉइंट P पर आपका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? देखो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी वजह से इस पर डायरेक्शन इधर आएगी, इसकी वजह से इधर आएगी, और इसकी वजह से प्लस का है बच्चों को, तो नीचे आ जाएगी। तो ऐसे, तो तीनों वेक्टर आपके सेम है और 120 डिग्री पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गई। पिछले लेक्चर में सिखाया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में। लेकिन जो पोटेंशियल है वो आपका डायरेक्शन में डिपेंड ही नहीं करता, तो उसके लिए तो डायरेक्शन देखना ही नहीं पड़ेगा। उसके लिए तो क्या देखना है? सिर्फ चार्ज देखना है। तीनों चार्ज पॉजिटिव है, तीनों एक जैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो सीधे सीधे KNQ/R लगा दो, यानी कि K × 3Q। अच्छा, अब R तो पता है ना क्या? पॉइंट भी सेंटर पे है और Q कॉर्नर पे है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? साइड/√3 है, मतलब R/√3 है। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो अब √3 को ऊपर ले जाओगे तो 3√3 KQ/R आपका आंसर हो जाएगा। मान लो अगला क्वेश्चन है, इधर -10 वोल्ट है पॉइंट ए पर और इधर पोटेंशियल -20 वोल्ट है पॉइंट बी पर। तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू ए। अगर आप बी से ए जाना चाहते हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। याद करो, एक रिलेशन मैंने आपको बताया था वर्क डन और पोटेंशियल के बीच में। याद करो, पूरी इक्वेशन बताई थी, डेल्टा V = W external/Q0 = -W conservative/Q0 = डेल्टा U/Q0। तो प्रॉपर बताया था अलाइन करके। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बच्चों, जो W कंजर्वेटिव हो Q0 डेल्टा V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका Q0 V इनिशियल माइनस V फाइनल कर दिया, क्योंकि आपको याद हो तो ये माइनस के बराबर भी होगा, क्योंकि मैंने ये बताया था कि जो डेल्टा V है वो W external/Q0 के बराबर था, लेकिन कंजर्वेटिव के केस में -W कंजर्वेटिव था। तो जब W कंजर्वेटिव की बात कर रहा हूँ तो Q0 डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका, अच्छा अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर कंजर्वेटिव भी क्यों लिया? जब अपने आप कोई काम हो रहा हो तो कंजर्वेटिव लेते हैं। देखो, अगर आप गौर से देखें तो आपको इलेक्ट्रॉन को बी से ए पहुंचाना है। बी पर पोटेंशियल कम है, ए पर ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो बच्चों आपका -20 है, उधर -10 है, तो आप लो से हाई की तरफ जाना चाहते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में अगर आपको याद हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाई टू लो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली उधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा, वो खुद से हो जाएगा, इसलिए कंजर्वेटिव है। तो बच्चों यहाँ पर Q0 V इनिशियल माइनस V फाइनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपका माइनस बाहर लगा हुआ है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल पीछे चला गया, इनिशियल आगे आ गया। तो अब क्योंकि चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का चार्ज है, इनिशियल आपका -20 है और फाइनल -10 है, तो माइनस प्लस का 10 हो गया, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ गया। ठीक है, E × V से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, तो 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था, याद रखेंगे। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? देखो, इफ अ चार्ज इज एक्सेलरेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो Q0 डेल्टा V के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, डेल्टा K Q0 डेल्टा V के बराबर होता है। अगर डेल्टा U Q0 डेल्टा V के बराबर है तो डेल्टा K भी इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि टोटल सम जो है वो इक्वल रहना चाहिए। तो बच्चों डेल्टा K आपका Q0 डेल्टा V के बराबर है। उदाहरण के लिए क्वेश्चन करके देखें तो इफ एन अल्फा पार्टिकल, आपका एक अल्फा पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम B to A, तो आपने B to A यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल भेजा विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ऑब्वियस ही बात है यार कि आपका लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल कोई भी अल्फा पार्टिकल खुद से तो नहीं जाएगा, आपको उसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा या फिर आपको पहले से एनर्जी देनी पड़ेगी तभी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यार अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भेज रहे हो, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड के उसे अपोजिट भेज रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पर आपको या तो काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी या एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैलकुलेट करो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जब वो -10 पे पहुंच जाएगा, है ना, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बच्चों अभी भी रिलेशन बताया है डेल्टा के Q नॉट डेल्टा V के बराबर होता है। तो आपका क्योंकि अल्फा पार्टिकल बच्चों हीलियम न्यूक्लियस होता है तो +2E उसका चार्ज हो गया, डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो आपने फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल घटा दिया। तो फाइनल पोटेंशियल कितना है अगर आप गौर से देखें तो -10 है और इनिशियल -30 है। तो आपने -10 -30 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आपका 20 × 2 यानी कि 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। लेकिन ये डेल्टा के की वैल्यू है, ये डेल्टा के की वैल्यू है। और डेल्टा के क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो के फाइनल आपका इधर 10 को ले जाओगे तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ये मान लो रिंग है, ठीक है, इस पर चार्ज बिखरा हुआ है, इसकी रेडियस r है और ये पॉइंट P है जो आपका x दूरी पर है रिंग के सेंटर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इस पूरी रिंग की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा, KQ/√r² + x² होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसी आर को हमने लिया था और √r² + x² ही लिया था। तो पोटेंशियल क्योंकि आपको डायरेक्टली हो जाता है, डायरेक्शन में कोई लोचा नहीं है, तो ये सीधे सीधे KQ/√r² + x² होता है, ठीक है। तो बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था अलग अलग चीज़ों के लिए, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है कि एक हॉलो स्फीयर, ठीक है, या कंडक्टिंग सेल। तो आपका ऊपर चार्ज है, Q चार्ज है, सिग्मा इसकी डेंसिटी है, R इसकी रेडियस है। तो 3 पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 पर यानी कि इस पर जो पोटेंशियल होगा वो KQ/R होगा। पॉइंट नंबर 2 यानी कि इस पर जो होगा वो KQ/R होगा, ठीक है। तो बच्चों जो कैपिटल R है वो रेडियस है और जो स्मॉल r है वो पॉइंट की दूरी है। पॉइंट 3 पर भी KQ/R होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आप अंदर भी देखें तो भी उतना ही पोटेंशियल है जितना सरफेस पर है और सरफेस पर उतना है जितना अंदर है। यानी कि आपका जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसमें जो अंदर पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, सरफेस के बराबर होता है। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस होती है एक कंडक्टिंग स्फीयर की। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्यू पोटेंशियल वॉल्यूम, ठीक है। इक्यू पोटेंशियल वॉल्यूम होता है किसी भी कंडक्टर का, सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्यों है ऐसा, क्योंकि बच्चों आपका अंदर और सरफेस दोनों जगह पर सेम पोटेंशियल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 था, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि सारा का सारा जो चार्ज है वो सरफेस पर चला जाता है। सरफेस पर KQ/R था और KQ/R² था और आपका बाहर KQ/x² था। शायद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए क्या होगा, तो इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग में अंदर चार्ज भरा रहता है। तो 3, 2, 1 3 पॉइंट है। तो बच्चों सेंटर पे आपका R की वैल्यू 0 है। व्हाट इज द स्मॉल r, स्मॉल r जो है वो बेसिकली देखो, स्मॉल r बेसिकली आप सोचो पॉइंट की वैल्यू है, मतलब जहां पर आपने पॉइंट अज्यूम कर लिया है तो उसकी दूरी सेंटर से क्या होगी, उसकी वैल्यू है। तो बच्चों क्योंकि सेंटर पे r की वैल्यू 0 है तो BC क्या होगा, सेंटर पे पोटेंशियल होगा 3/2 KQ/R, ठीक है। तो ये होगा 3/2 टाइम ऑफ VS, सरफेस का 3/2 टाइम्स। अब देखो जो V1 है मतलब पॉइंट 1 जो बाहर की तरफ है वो होता है KQ/R, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था KQ/x² था, यहाँ पर KQ/R है। V2 सरफेस पर है, सरफेस पर होगा KQ/R, लेकिन यहाँ पर जो अंदर है वो पोटेंशियल अलग है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेम होगा सरफेस के, यहाँ पर KQ/2r⁻³ 3r² - स्मॉल r² है। तो यहाँ पर थोड़ा अलग वैल्यू होती है बच्चों, यहाँ पर 0 नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं होता था, याद करो KQ/r⁻² था। और यहाँ पर आपका पोटेंशियल भी 0 नहीं होता है, ठीक है। चलो, और बच्चों जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है वो 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस का होता है, ठीक है। तो बच्चों इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं, इक्यू पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती हैं जहां पर पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर सरफेस का सेम वैल्यू रखता है, ठीक है। मतलब सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप जाओगे तो वहां पर पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा, है ना।
द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अभी मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, उसके थ्रू आपको क्लैरिटी आएगी। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, आपका जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब आप चार्ज को लेके जाते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो कोई भी वर्क नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? देखो, जो वर्क होता है वो क्यू नॉट डेल्टा वी होता था। अगर डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है, क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पर लेके जा रहे हो सेम पोटेंशियल है, तो चेंज इन पोटेंशियल तो जीरो हुआ। तो क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है तो वर्क भी जीरो हो जाता है। वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर, ठीक है। लेकिन वर्क आपका कब होता है? जब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस तक आप लेके जाते हो, तो वहाँ पर आपका वर्क जरूर होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी धीरे धीरे क्लियर करूँगा कि कैसे आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है। इवन एक क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर ये स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्जेस के लिए, मतलब यहाँ पर आपका पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम रहेगा। तो आपको एक इंटरेस्टिंग ये डायग्राम देखने को मिलेगा। ये क्या है? प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। मतलब यहाँ पर आपका फील्ड एक मेरी तरफ है, राइट की तरफ है, और ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। मतलब इस पूरी सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या कि आप देखो 90 डिग्री पर आपका फील्ड है। आप अगर गौर से देखें तो इसके 90 डिग्री पर आपका फील्ड है। मतलब आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं उसके 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट कट ईच अदर, ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, पैरेलल हैं। देखो, द डेंसिटी ऑफ द इक्विपोटेंशियल लाइन गिव एन आइडियल ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हायर द डेंसिटी लार्जर इज द फील्ड स्ट्रेंथ। ये वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में होता है। अगर किसी जगह पर आपकी ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, डेंस है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहा होगा। अगर कहीं पर दूर दूर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहा होगा। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स थी उनमें भी तो ऐसा ही था। ये जो पास पास थी तो ज़्यादा फील्ड था, कम कम थी तो वीक फील्ड था, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे ये आपका x और y हमने ग्राफ ले लिया, यहाँ पर हमने x मीटर में लिया है, ठीक है, जो सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस है। ये यहाँ पर 60 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 20 वोल्ट आपका पोटेंशियल ले लिया है हमने। अब यहाँ पर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जो आप देख रहे हो ना, ये तीनों जो बनी हुई हैं दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आपको पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ। तो बच्चों डायरेक्शन बताने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी पोटेंशियल इस तरीके से है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इनके 90 डिग्री पर होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर मैं इनका 90 डिग्री पर से लाइन खींच दूँ तो मेरे को क्या पता चल जाएगा? मेरे को इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो बच्चों अगर मैं 3 लाइन इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्रॉ करूं तो ये 90 डिग्री पर होनी चाहिए। देखो, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताओ। तो बच्चों डायरेक्शन क्या है? देखो, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये 45 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो 90 + 45 कितना होता है? 135 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता चल गई, 135 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस है। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या था? -del_v/del r था। अब जो del v है वो क्या होता है? del v है पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो आप 60 से 40 वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जा रहे हो, ठीक है, तो आपका फाइनल क्या हो जाएगा फिर? 40 और इनिशियल 60 हो गया। और डेल्टा आर मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन, जो आपका डेल्टा आर ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का सेपरेशन डेल्टा आर आपने यहाँ पर लिख दिया, माइनस आपका ऑलरेडी था ही। अब देखो, हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें डेल्टा आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अगर हमें थोड़ी सी भी मैथ आती है बेसिक, तो हम डेल्टा आर निकाल लेंगे। अगर आप गौर से देखें बच्चों तो ये 45 डिग्री का एंगल दिया है। तो ये जो ट्राइंगल है, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बना दूँ, थोड़ा मैं यहाँ बना दूँ, तो ये कुछ ऐसा है जहाँ पर ये वाली जो चीज़ है वो डेल्टा आर है, और ये वाला एंगल देखो सब 45 डिग्री ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आपका ट्राइंगल हो गया, और यहाँ पर ये x4 से आप x की वैल्यू 6 तक जा रहे हो, मतलब 2 मीटर चले हो। तो ये जो वैल्यू है वो 2 मीटर आपकी गिवन है। तो अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो 2 से 4 से जब आप 6 जा रहे हो तो ये सबसे बड़ी लाइन है, मतलब ये हाइपोटेनस है।
तो ये वाली वैल्यू आपकी हाइपोटेनस है। अगर मैं यहाँ पर मेरे को परपेंडिकुलर, देखो ये तो बेस हो गया, ये सामने वाला परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो sin 45 लगा सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin 45 होता है परपेंडिकुलर डेल्टा आर, हाइपोटेनस है 2, तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 sin 45 डिग्री। sin 45 होता है 1/√2, तो ये √2 आ गया। तो डेल्टा आर की वैल्यू हमें √2 मिल जाएगी, पुट कर देंगे। तो 40 में से 60 गए तो माइनस का 20 बचा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 20, √2 की जगह √2, तो ये आ जाएगा 10√2 वोल्ट पर मीटर के बराबर, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्ट पर मीटर कह लो, न्यूटन पर कूलाम कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया 10√2, और हमें डायरेक्शन भी पता चल गई 135 डिग्री। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बच्चों? डायपोल मतलब दो पोल जिसमें दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो बच्चों मान लो आपने नेगेटिव चार्ज इधर ले लिया, पॉजिटिव चार्ज इधर ले लिया। तो मैंने क्या किया, ये जो डायपोल है इसके बीच की दूरी मैंने d मान ली। तो बच्चों हम जो भी इसमें पढ़ेंगे, चाहे वो डायपोल की वजह से पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो वो हम किसी पॉइंट पर पढ़ेंगे, और जो भी दूरी हम उस पॉइंट की लेंगे वो हमेशा डायपोल के सेंटर से लेनी होगी। तो डायपोल के सेंटर से आप लोगे हमेशा, जो भी पॉइंट P की दूरी आप ले रहे हो। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की नाप रहे हो तो ये x दूरी हो जाएगी, लेकिन आपका सेंटर से आपको लेना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो पहले हम डायपोल के थोड़ा सा बेसिक में चले जाते हैं, फिर उसके बाद आपको पोटेंशियल और फील्ड में लेके जाऊंगा। तो देखो मान लो आपको डायपोल मूवमेंट निकालना है, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट होता क्या है? डायपोल मूवमेंट को पहली बात तो बच्चों P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर होता है। तो यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है माइनस से लेके प्लस के, है ना, माइनस से लेके प्लस तक की इसकी डायरेक्शन होती है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आप जाओगे तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। फिर मैग्नीट्यूड क्या होता है? डायरेक्शन तो हो गई, मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड जो होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये होता है डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू डी के बराबर। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, मतलब किसी भी चार्ज का प्लस Q या माइनस Q का मैग्नीट्यूड, यानी कि Q कोई भी चार्ज लो इंटू उनके बीच का जो सेपरेशन है मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायपोल मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बेसिक सी बातें हैं। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों डायरेक्शन के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। देखो यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको निकालना है नेट डायपोल मूवमेंट इस डायग्राम का। तो अगर आप इस -2q को देखें तो आप इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, -q एंड -q। तो बच्चों ये ट्राइंगल कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पर -q और -q दो चार्ज है, एक प्लस q इधर है, एक प्लस q इधर है, इधर r और r का सेपरेशन है। तो देखो एक डायपोल तो आपका ये वाला बन जाएगा, और एक डायपोल आपका ये वाला बन जाएगा, क्योंकि ये वाला तो डायपोल बन नहीं सकता क्योंकि इधर प्लस है और इधर भी प्लस है। तो डायपोल बनाने के लिए एक माइनस चाहिए, एक प्लस चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल दो डायपोल बनेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल क्यों है? क्योंकि सारी साइड बराबर है, तो इसीलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। सारे एंगल 60-60 के हो जाएंगे इक्विलेटरल में। अच्छा, अब एक चीज़ और जानते हैं कि जो डायरेक्शन होती है किसी भी डायपोल मूवमेंट की, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर, और एक डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब क्योंकि डायपोल मूवमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पे है, तो उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने दो वेक्टर ले लिए 60 डिग्री के एंगल पे, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? जब भी दो सेम वेक्टर आपके सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर किसी एक एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 2p cos θ/2, ठीक है। और घटाना होता है तो 2p sin θ/2 करते, लेकिन हमें यहाँ पे नेट निकालना है, मतलब जोड़ना है, तो 2p cos θ/2। तो बच्चों P क्या है? P है डायपोल मूवमेंट। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो चार्ज है Q और सेपरेशन है R या D। यहाँ पर कितना है? R है, तो Q इंटू R हो जाएगा। तो आपका ये Q इंटू R हो गया। cos θ/2, थीटा है 60, तो आधा कर दोगे तो cos 30। cos 30 बच्चों क्या होता है? √3/2 होता है, तो ये √3QR आ गया, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से हम नेट डायपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं। अब आपको कोई भी डायग्राम दे दिया जाए तो आप उस हिसाब से बस वेक्टर आपको खेलना है। आपको एक डायपोल ऐसे दे दिया जाए, दूसरा ऐसे 90 पे दे दिया जाए तो 90 डिग्री पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल पे आ जाए, आपको बस नेट वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक है। चलो अब है आपका डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखो
डायपोल की अगर हम बात करें बच्चों तो 3 पोजीशन पॉसिबल हैं। वैसे तो हम 2 की बात करेंगे, ठीक है, एक है एक्सियल पोजीशन और एक है आपकी इक्वेटोरियल। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के अलावा आपकी एक और पोजीशन होती है जो होती है जनरल पॉइंट, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा। देखो एक्सियल फिक्स है और इक्वेटोरियल फिक्स है, इन दोनों के अलावा जो भी पॉइंट आप ले लोगे वो सब जनरल पॉइंट है, ठीक है। देखो एक्सियल पोजीशन क्या होती है, जब आप इसकी एक्सिस पर, जो डायपोल है उसकी एक्सिस पर रख दो किसी भी पॉइंट को, तो अगर आप इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो वो सब एक्सियल में काउंट होगा, ठीक है, एक्सियल फील्ड एंड एक्सियल पोटेंशियल। तो बच्चों मान लो इसका जो सेपरेशन है वो 2a है और सेंटर से लेके पॉइंट P की दूरी आपकी r है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर वो क्या होगा इस डायपोल की वजह से 2kp/r3। क्या होगा 2kp/r3। r क्या है, r हमारा इसके सेंटर से लेके पॉइंट P तक की दूरी है। और बच्चों ध्यान रखना ये जो r है या जो भी हम दूरी लेते हैं x कह लो r कह लो, ये सब बहुत बड़ा होगा डायपोल के सेपरेशन से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2kp/r3। p क्या है डायपोल मोमेंट है और r क्या है हमारा सेपरेशन है सेंटर से पॉइंट P का। अब यहाँ पर हम डेरिवेशन तो सीखेंगे नहीं क्योंकि हमें रिवीजन करना है, तो डेरिवेशन हमारे काम भी नहीं आएगा पेपर में, मेनली तो यही काम आएगा। तो बच्चों पोटेंशियल क्या होगा kp/r² होगा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया 2kp/r3 और पोटेंशियल होगा kp/r², तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एंगल बिटवीन E एंड B आपका कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा +2 माइनस हो जाएगा और आपका जो डायपोल है वो -2 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो एंगल है वो आप निकाल सकते हो E और P के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका इक्वेटर, अगर आपका कोई पॉइंट एक डायपोल है और कोई पॉइंट इक्वेटर पे रखा है, इक्वेटर कौन सा पॉइंट होता है, मान लो इस डायपोल के सेंटर से आप वर्टिकली एक पॉइंट देख रहे हो, है ना, स्ट्रेट लाइन पे, तो दैट इज अ पॉइंट ऑन इक्वेटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो कितनी सिंपल सी बात है, अगर आप गौर से देखें बच्चों तो आपका 2 फील्ड यहाँ पर हो जाएंगे। कौन कौन सा, ये माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज की वजह से अंदर की तरफ फील्ड होता है, तो इस वाले पॉइंट पर अंदर की तरफ फील्ड हो गया। एक आपका प्लस चार्ज है, प्लस की वजह से फील्ड बाहर की तरफ होता है, तो ये आपका बाहर की तरफ हो गया, यानी कि एक फील्ड बाहर की तरफ एक फील्ड अंदर की तरफ। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर आपकी वैल्यू निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आंसर निकालूं नेट फील्ड का, तो क्या होगा, नेट फील्ड का आंसर होगा आपका इसका नेट, ये थीटा एंगल पे अगर आप देखो तो e cos थीटा, इसका भी e cos थीटा, क्योंकि e की वैल्यू तो सेम होगी क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन तो सेम है और चार्ज भी सेम ही है, तो kq/r² ही आएगा। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है, सेम फील्ड है, तो मैंने मान लिया मैग्नीट्यूड e है, तो e का आप जब कंपोनेंट करोगे, चाहे इसको लिए करो चाहे उसके लिए करो, तो दोनों का ही e cos थीटा और e cos थीटा ही आएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी 2e cos थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 2e cos थीटा आएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा EP की वैल्यू kp/r3। मेरे को मिलेगा कि पॉइंट P पर इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है kp/r3 और पोटेंशियल कितना आता है, क्योंकि बच्चों पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी, तो जितना प्लस की वजह से होगा उतना माइनस की वजह से होगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो इस वजह से B+ और B- को जोड़ोगे, जैसे 2 प्लस में और -2 जोड़ते हो तो आंसर 0 आता है, तो वैसे ही यहाँ पर B+ और B- को जोड़ते हैं तो 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल है वो 0 आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड kp/r3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमेशा यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एट जनरल पॉइंट, मान लो कोई जनरल पॉइंट है ना, वो तो वो एक्सियल पर है और ना ही इक्वेटोरियल पे है, तो फिर कैसे करेंगे। देखो मान लो आपने एक -q और +q चार्ज ले लिया डायपोल के लिए और यहाँ पर आपने 2a सेपरेशन इनके बीच में कर लिया। तो मान लो कोई पॉइंट P है जो किसी जनरल पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है, ना तो वो इक्वेटर पर ना ही वो एक्सियल पर है। तो ऐसे केस में मान लो इस पॉइंट पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर देखो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर अलग अलग आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल के आते हैं। हमने अभी भी देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था इक्वेटोरियल में वो इधर की तरफ आ रहा था, लेफ्ट की तरफ आप कह सकते हो, क्योंकि नेट आपका इधर की तरफ ही आ रहा था, तो आपने नेट इक्वेटोरियल फील्ड इधर कर दिया और जो एक्सियल की वजह से होगा वो आपने ई एक्सियल इधर कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों जो ई नेट है वो इन दोनों का नेट निकल के आता है, जबकि जो डायपोल मूवमेंट है वो माइनस से प्लस की तरफ है, तो आपने इधर की तरफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है
कि ये ई नेट है, तो अब देखो ये ई एक्सियल है, ये ई इक्वेटोरियल है, और अगर ये एंगल आपने थीटा ले लिया तो मान लो ये एंगल अल्फा है जो ई नेट और ई एक्स के बराबर, ई एक्स के बीच में है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ई नेट की वैल्यू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर आती है, क्योंकि दो वेक्टर 90 डिग्री पर जब होते हैं तो उनको ऐसे सॉल्व करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो आपने अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर करना है। तो ई नेट की वैल्यू निकल के क्या आती है, के पी अपॉन आर की पावर 3 अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर निकल के आती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन अगर पोटेंशियल देखोगे तो देखो, अगर आप पोटेंशियल देखोगे बच्चों तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक की वजह से प्लस आपका जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि अभी हमने देखा था इक्वेटोरियल पर आपका जो पोटेंशियल था वो जीरो था। ठीक है, तो यहाँ पर जो वीपी है वो क्या होगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको और कैसे लिख सकते हो, क्योंकि के पी कॉस थीटा है तो आप इसको पी वेक्टर अगर लिखोगे तो वेक्टर के फॉर्म में ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जैसे मैं फोर्स को लिखता हूँ 3 आई कैप, तो 3 मैग्नीट्यूड है, आई कैप हमारा यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन है। तो वैसे ही पी कॉस थीटा में पी मेरा वेक्टर है, आर कैप इसकी डायरेक्शन हो गई। तो बच्चों यहाँ पर ये आर कैप को जब आप ओपन करोगे तो ये वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। अच्छा, एंगल कितना होगा ई और पी के बीच में, अगर आप गौर से देखें बच्चों तो यहाँ पर ई और पी का कौन सा है, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ आया है और नेट आपका डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है, तो टोटल एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ आ रहा है कि जो नेट एंगल होगा ई और पी के बीच में वो थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो हमने जनरल पॉइंट का देखा, तो मैं एक समराइज कर देता हूँ कि किस पर कितना एंगल होता है। देखो, अगर हम बात करें बच्चों तो मैं समरी यहाँ पर बता देता हूँ आपको। पहला पॉइंट ये, अगर आप एक्सीएल पे देखें तो ये मान लो हमारा प्लस क्यू चार्ज है और इधर हमारा माइनस क्यू चार्ज था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर समझने की बात यह है कि मान लो इस पॉइंट पी पर अगर आपको डायरेक्शन निकालनी थी तो देखो प्लस क्यू वाले चार्ज से डिस्टेंस कम है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और माइनस क्यू वाले से डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ आएगा क्योंकि प्लस वाला इस पॉइंट के पास में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चार्ज सेम है तो डिस्टेंस पर डिपेंड कर गई, क्योंकि जिसकी डिस्टेंस कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो प्लस क्यू की डिस्टेंस कम है तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ज़्यादा होगा। तो जो ई नेट है वो किधर की तरफ आ रहा है, ई नेट राइट की तरफ आ रहा है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है तो यानी कि ये इधर हो गया, तो ई नेट भी आपका उधर की तरफ है और डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच में जो थीटा आता है वो 0 डिग्री आता है। वहीं पर आपका जो इक्वेटोरियल है बच्चों, ई नेट आपका इधर की तरफ निकल के आ रहा था और आपका जो डायपोल मोमेंट है वो इधर की तरफ निकल के आ रहा था, तो इक्वेटोरियल पर आपका जो थीटा है वो 180 डिग्री आ रहा था। ठीक है, तो आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई खास कंफ्यूजन यहाँ पर होना चाहिए, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल का बिहेवियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करें फोर्स एंड टॉर्क की, जब भी देखो फॉर एग्जांपल आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है और वहाँ पर किसी एंगल पर आपने ये डायपोल रख दिया, है ना। ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, नीचे मान लो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि फील्ड आपका इधर की तरफ है, राइट हैंड की तरफ है। मतलब क्या हुआ कि क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो वो ऐसे घूमेगा और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट जाएगा तो ये ऐसे घूमेगा। तो आप देख रहे हो थोड़ा घूम गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया तो टॉर्क क्रिएट हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझने की बात ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो Q इंटू ई होगा और दोनों प्लस और माइनस चार्ज के बीच में डिस्टेंस d है, और मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जो आपका एंगल बन रहा है वो थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो टॉर्क आएगा वो P क्रॉस E के बराबर आता है, तो ये PE साइन थीटा होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 अगर आप ले लोगे तो साइन 0 हो जाएगा, यानी कि टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दोगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा की वैल्यू 180 कर दोगे तो फिर क्या होगा, आप अगर थीटा 180 कर दोगे तो थीटा मतलब P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 180 है, मतलब आपका जो डायपोल मूवमेंट है वो तो माइनस से प्लस की तरफ है। ठीक है, तो वो तो आपका मान लो राइट में है और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है। ठीक है, तो आपका अगर थीटा 180 डिग्री कर दोगे ऐसे केस में तो आपका क्या होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा फिर से, क्योंकि बच्चों टॉर्क PE साइन थीटा हो गया ना।
तो यहाँ पर थीटा की आप अलग अलग वैल्यू रख सकते हो। अगर 0 डिग्री रखोगे तो टॉर्क 0, 180 रखोगे तो भी टॉर्क 0, 90 डिग्री रखोगे तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है थीटा 90 पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर जब 0 होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 होता है तो अनस्टेबल, और 90 डिग्री होता है तो मैक्सिमम यानी कि नो इक्विलिब्रियम। तो बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम हो जाती है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मूवमेंट इधर हो जाए तो 180 डिग्री का एंगल है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और 90 डिग्री पर तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्स इसको इधर खींच लेगा और नेगेटिव वाला इधर चला जाएगा, तो ये फिर से लुढ़क जाएगा, है ना। तो वहां तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। अब पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डायपोल की एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, माइनस पीई कॉस थीटा होती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो पी डॉट ई होती है ना। डॉट प्रोडक्ट हो सकता है किसका, डायपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो थीटा अगर 0 है यहाँ पर तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर थीटा 180 है तो कॉस 180 की -1 होती है, तो फिर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और थीटा 90 है तो कॉस 90 0 होता है, मतलब ये फिर नो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। अब बच्चों वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, मतलब मान लो ये कोई डायपोल है, ये थीटा 1 पे है, इसको आपको रोटेट करना है, थीटा 2 तक लेके जाना है, तो फिर आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों वर्क हमेशा डेल्टा यू के बराबर होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर, तो u2 माइनस u1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक u क्या है, पीई कॉस थीटा है, तो पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 के बराबर आएगा। तो वर्क डन आएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने u2 में से u1 घटा दिया है, ठीक है। तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 वो नेगेटिव की वजह से आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, आपको याद हो तो। माइनस पी कॉस थीटा था तो कॉस थीटा 1 बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा 2 पीछे आ जाएगा, तो ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, ओके। चलो अब यहाँ पर बच्चों कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, एज अ ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पॉइंट चार्ज, डायपोल और क्वाड्रापोल, इनमें एक डायरेक्ट रिलेशन है। जो पॉइंट चार्ज होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के इनवर्स होता है, ठीक है। जबकि डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड आर की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, देखा था ना आपने, ठीक है। और क्वाड्रापोल में इलेक्ट्रिक फील्ड आर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और ऑक्टा में चले जाओ तो आर की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर पोटेंशियल बच्चों पॉइंट चार्ज के लिए आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, के क्यू बाई आर था। जो पोटेंशियल है डायपोल के लिए वो आर स्क्वायर हो गया था, के पी बाई आर स्क्वायर हो गया था। और जो पोटेंशियल है क्वाड्रापोल के लिए वो आर की पावर 3 हो जाता है, और ऑक्टापोल के लिए क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। जबकि आपका पॉइंट चार्ज के लिए जो फोर्स है वो आर की पावर 2 है, तो डायपोल के लिए आर की पावर 4 है, तो क्वाड्रापोल के लिए आर की पावर आपका 6 हो जाएगा, और क्वाड्रापोल के लिए आर की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आई होप आपको ये बहुत, जो समराइजेशन मैंने किया है आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कई बार सीधे क्वेश्चन आते हैं ना कि आपने डिस्टेंस का सेपरेशन आ गया तो फोर्स बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पोटेंशियल बताओ, तो आप फटाफट चुटकियों में कर सकते हो, चाहे डायपोल हो चाहे पॉइंट चार्ज हो। रिलेशन मैंने आपको बता दिया है, कहीं अगर आप भूल जाओ तो ईजिली आप पॉइंट चार्ज से डायपोल तक जा सकते हो इस चीज़ को यूज करके, ठीक है। चलो तो बच्चों हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हुआ है ना। बहुत मेहनत करी है, आई होप आपने इसका फ़ायदा उठाया होगा, ठीक है। आप इसका पूरे अच्छे से फ़ायदा उठाएं, नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस करें खूब सारे, इन क्वेश्चंस को रिपीट करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।